नमस्कार। आज हम इस वीडियो के द्वारा चैनल पर ज्योतिष की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ज्योतिष के संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक आज का है ज्योतिष, तो ज्योतिष है क्या और ज्योतिष के विभिन्न शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं और ये भी देखते हैं कि इस पूरी वीडियो में हम विस्तार से ज्योतिष के प्रारंभिक एक तरह से परिचय को सीखने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष जो है वो बहुत प्राचीन ज्ञान है। वेद के जो अंग हैं, वेद के जो वेदांग जिन्हें हम कहते हैं, उन वेदांग में से एक है ज्योतिष। ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और इन अलग अलग शाखाओं में अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। ज्योतिष के लिए कहा जाता है ज्योतिर्वेद चक्षुषा। ज्योतिष तो वेद के नेत्र के समान है, क्योंकि प्राचीन समय में ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यज्ञ आदि के समय का निर्धारण करते थे। यज्ञ आदि के लिए विशिष्ट प्रकार के मुहूर्त आदि का निर्णय करते थे, इस प्रकार से। किंतु अगर मानव जीवन की दृष्टि से देखें तो ये पहलू है भविष्य को समझने का। ज्योतिष में कुछ विशिष्ट बातें, कुछ विशिष्ट शाखाओं की अगर हम बात करें तो ज्योतिष में कुछ विशिष्ट शाखाओं की बात करें तो यहाँ हमारे पास ज्योतिष में एक तो हमारे पास कुंडली ज्योतिष है। कुंडली ज्योतिष का मतलब हम समझेंगे यहाँ, कुंडली या ग्रह ज्योतिष कहें तो इसको ग्रहों, जन्म कुंडली, किसी जातक के जन्म का समय और तिथि के आधार पर उसके भविष्य का निर्धारण करना। जब जन्म हुआ है उस समय के आधार पर व्यक्ति के भविष्य का अनुमान लगाना, ये पहली शाखा है। ज्योतिष की दूसरी जो शाखा है वो होती है सामुद्रिक। सामुद्रिक का अर्थ है, सामुद्रिक का अर्थ है लक्षण, एक तरह से शारीरिक लक्षणों के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य कथन करना। इस लक्षण के भी यहाँ दो भाग थे। सामुद्रिक में ही अंतर्गत आता है हस्तरेखा। अगर हम शरीर के सभी हिस्सों को देखते हैं तो इसे सामान्य तौर पर सामुद्रिक कहते हैं, और अगर हम सिर्फ हाथ की रेखाओं से भविष्य जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे कहते हैं हस्तरेखा। इसी ज्योतिष के विभाग में अगली जो विधा होती है ये है प्रश्न ज्योतिष। जो प्रश्न ज्योतिष है, प्रश्न ज्योतिष क्या है? प्रश्न के आधार पर भविष्य कथन करना। प्रश्नों के आधार पर आपसे किसी ने प्रश्न किया और उसके आधार पर ज्योतिष विद्या का अनुभव करना। सामुद्रिक में भी कह सकते हैं, अलग भी कह सकते हैं। एक लक्षण विद्या होती है, लक्षणों को देखकर, शारीरिक लक्षणों को देखकर। अब इसे आमतौर पर सामुद्रिक शास्त्र में ही लिया जाता है लक्षण विद्या। शरीर के विभिन्न प्रकार के बनावट, रूप, रंग आदि को देखकर भविष्य कथन करना कैसा रहेगा, शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करना। इसी में एक विद्या है, एक विशिष्ट विद्या इसी में रहती है, जिसे हम, एक तो कुंडली में हो गई, सामुद्रिक हो गया, प्रश्न हो गया, लक्षण हो गया, और एक है शकुन विद्या। ये शकुन विद्या क्या है? शकुन, अपशकुन द्वारा भविष्य का निर्धारण करना। इसी ज्योतिष में एक और शाखा है, वो है वास्तुविद्या, वास्तुशास्त्र। ये कुछ लोग इसे भिन्न भी देखते हैं ज्योतिष से, लेकिन मूलतः ये ज्योतिष विद्या का ही भाग है। वास्तुशास्त्र मतलब कि घर के स्थान को देखना, शकुन बाहरी लक्षणों को देखना, जो घटनाएं आसपास घटित हो रही हैं उन घटनाओं के संकेत के द्वारा भविष्य को देखना।
तो वास्तुशास्त्र, शकुन विद्या, लक्षण विद्या, प्रश्न ज्योतिष, सामुद्रिक, कुंडली और भी कुछ शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य प्रचलित शाखा यही है। इनके द्वारा यदि भविष्य कथन किया जा रहा है तो हर एक विद्या अलग अलग ढंग से भविष्य कथन करने के तरीके को दर्शाती है। जैसे कि जन्म कुंडली में एक बच्चे का जैसे जन्म होता है उसके भविष्य को निर्धारित मानते हैं ऋषि मुनि, तो उसके आधार पर फल कथन करते हैं। सामुद्रिक जो है उसमें शरीर के लक्षण और हाथ की रेखाओं के बारे में इसका वर्णन करते हैं। प्रश्न ज्योतिष में केवल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ग्रही गणना की जाती है। हालांकि प्रश्न ज्योतिष और कुंडलिनी ज्योतिष ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं आपस में, किंतु प्रश्न ज्योतिष में ये होता है कि वो तत्कालिक प्रश्न जो प्रश्न किया गया है अभी, उस प्रश्न के आधार पर ही बस उत्तर दिया जाता है। वर्तमान में आपने जो प्रश्न किसी आचार्य से किया वो ग्रहों की गणना के अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। इसके बाद अगली है लक्षण विद्या। ये समुद्रिक शास्त्र का ही हिस्सा कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग इसे अलग देखते हैं। लक्षण विद्या लक्षणों को, शारीरिक लक्षणों को देखकर ही भविष्य का फल का अनुमान करना। और शकुन विद्या ये अच्छा घटना हो रही है, बुरी घटना हो रही है, शकुनों के आधार पर। और वास्तु का अर्थ है, इसे इसमें दो तीन चीजें कहा जाता है। वास्तु मतलब रहने का स्थान होता है वैसे तो, लेकिन वास्तु में भवन वास्तु भी होती है, नगर वास्तु भी होती है, और भवन में गृह वास्तु अलग है और व्यवसाय की वास्तु अलग है। यहाँ हमें अलग अलग चीजों को अलग अलग प्रकार से ही देखना होता है वास्तु में। जैसे कि अगर आप सबसे पहले अगर नगर का चयन करें तो किस नगर में जाकर रहना चाहिए, नगर के किस दिशा में रहने से आप ज्यादा तरक्की करेंगे, ये जो लक्षण है ये वास्तुशास्त्र के लक्षण है। वास्तु पहले नगर का चयन, फिर नगर अगर कोई बसा रहे हैं तो उसकी वास्तु किस प्रकार से, कौन कौन से हिस्से किधर होने चाहिए, उसमें व्यावसायिक कहाँ होना चाहिए, ज्यादा समृद्ध लोग कहाँ बसाए जाएं ताकि वो और उन्नति कर सकें, जहाँ आपको जो मजदूर वर्ग है वो कहाँ रखना चाहिए ताकि वो ज्यादा मेहनती हो सके। इस प्रकार से पूरा आकलन करके नगर को बसाया जाता था। इस प्रकार के वास्तु को नगर वास्तु कहा जाता है। तो ये कुछ विधाएं हैं ज्योतिष की। अच्छा ज्योतिषी वो है जो लगभग सभी विधाओं में पारंगत हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल एक विधा में भी विशिष्ट रूप से पारंगत है तो निश्चित रूप से उसे बहुत प्रसिद्धि आम जनमानस में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ज्ञान अगर आपके पास एक ही पक्ष का बिल्कुल सारा है तो उससे भी आप भली प्रकार से भविष्य कथन कर सकते हैं। किंतु प्राचीन आचार्यों का मत है कि जिसके पास सभी प्रकार के ज्ञान हो, इन सभी प्रकार के लक्षणों के बारे में जानकारी हो, ऐसा व्यक्ति तो अद्भुत होता है और ऐसे व्यक्ति की भविष्य कथन की शैली भी अद्भुत होती है। आज हम बात करते हैं ज्योतिष के बारे में, केवल जहां हम ज्योतिषीय विद्या के बारे में एक केवल कुंडलिनी की बात करते हैं। कुंडलिनी क्या है, सबसे पहले हमें यह प्रश्न समझना होगा। जो कुंडली हम बना रहे हैं, जन्म कुंडली जिसको हम कह रहे हैं, ये कुंडली असल में है क्या, ये बनाते कैसे हैं? कुंडली में आप देखें तो राशियां होती हैं, और राशि कितनी है? राशि कुल 12 है। अब ये 12 राशियां क्यों हैं, इसके बारे में पता कैसे चला? आइए इसे ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम आकाश को देखते हैं तो आकाश को अगर हम आकाश को देखें तो हमें एक पथ दिखाई देगा, जहां पृथ्वी से हमें सूर्य का, जब सूर्य हमें पृथ्वी से सूर्योदय सूर्यास्त, और मान लेते हैं कि कंप्लीट चक्कर अगर हम मान लें सूर्य का, तो सूर्य पृथ्वी से जिस पथ पर दिखाई देता है, जिस परिक्रमण पथ पर दिखाई देता है, उस पथ को यदि हम देखें तो उस पथ के कुल 12 राशियां हमें दिखाई देती हैं। राशि मतलब एक बड़ा तारामंडलों का समूह, बहुत बड़ा गुच्छा जो विशेष आकृति
बनाते हुए दिखाई दे। ऐसे 12 आकृतियां दिखाई देती हैं। ऋषियों ने इसे इस पथ पर 12 राशियां दिखाई दी और 12 राशियों के जब भाग किए गए तो कुल 12 भागों में यह पूरा परिक्रमण पथ बंट गया अपने आप। अब क्योंकि इस प्रकार से इसके 12 भाग हो गए थे, इसलिए राशियां कुल 12 रखी गई। काफी लोग कहते हैं कि परिक्रमण पथ के 12 ही भाग क्यों किए गए? तो 12 भाग इसलिए किए गए कि सूर्य जब परिक्रमण पथ पर होता है, इसे क्रांति वृत्त भी कह सकते हैं आप। क्रांति वृत्त में सूर्य का परिक्रमण हो रहा है, तो सूर्य का जो क्रांति वृत्त है, जो पृथ्वी से दिखाई देता है हमें, इस क्रांति वृत्त पर कुल 12 राशियां दिखाई देती हैं। इनमें जो राशि भेड़ जैसी दिखाई दी उसका नाम मेष, जो बैल जैसी दिखाई दी उसका नाम वृष, जो जोड़े के रूप में दिखाई दी जैसे कि एक पुरुष स्त्री का जोड़ा हो उसका नाम मिथुन, उसके बाद जो कर्क के समान दिखाई दी उसका नाम कर्क राशि, जो शेर के समान दिखाई दी उसका नाम सिंह राशि, जो एक लड़की के समान दिखाई दी उसका नाम कन्या राशि, जो तराजू के समान दिखाई दी वो तुला, जो वृश्चिक के समान दिखाई दी यानी कि बिच्छू के समान दिखाई दी वो वृश्चिक, और जो बैल के समान धनु, धनु मतलब धनुष लिए हुए एक व्यक्ति, घोड़ा का पिछला हिस्सा अगला हिस्सा मनुष्य जैसा, हाथ में धनुष हो तो उसे धनु राशि कहा गया। जो मगरमच्छ के समान दिखाई दी वो मकर राशि, और जो घड़े लिए हुए एक व्यक्ति हाथ में दिखाई दिया वो कुंभ राशि, और जो 2 मछलियों के रूप में दिखाई दी उसका नाम रख दिया मीन। मीन का अर्थ होता है मछली। इस प्रकार से 12 राशियां सूर्य के परिक्रमण पथ पर दिखाई दी। यहां सूर्य को पृथ्वी से सूर्य का जो परिक्रमण पथ दिखाई दे रहा है, जो चक्कर लगाने का रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी को इंग्लिश में जोडिक भी कहा जाता है। तो जो जोडिक लाइन पर है, जो जोडिक में है, वहां जोडिक साइंस दिखाई दी है, ये साइंस है। इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। अभी शायद बैबिलोन है वो उसे 16 राशियों में विभक्त करते थे। कुछ स्थानों के लोगों ने इसे लगभग 27 भागों में विभक्त किया, लेकिन भारतीय ऋषियों ने इसे 12 भागों में विभक्त किया था। तो हम इसे अभी व्यवहार में 12 ही लेते हैं। तो 12 राशियां हो गई। बाद में धीरे धीरे अधिकतर विश्व के लोगों ने इसे 12 राशियों के रूप में स्वीकार किया है। नाम भी पूरे विश्व में लगभग इनके मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत अंतर वो लोग मान सकते हैं, लेकिन मूलतः इसे इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया संपूर्ण विश्व द्वारा। 12 राशियां हैं। अब आकाश के 12 भाग हो गए। हर राशियां क्योंकि हमें घूमता हुआ विश्व दिखाई दे रहा है, पृथ्वी से परिक्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें यह देखना होगा कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो परिक्रमण पथ में पूर्व की दिशा में कौन सी राशि है, क्योंकि दिशाएं पृथ्वी पर स्थिर है। अब पृथ्वी पर अगर दिशाएं स्थिर हैं तो हमें यह अनुमान देखना होगा कि जन्म के समय में कौन सी राशि किस दिशा में है, तभी हम उसे स्थिर कर पाएंगे। लेकिन अगर राशियां ऐसे फिक्स करें तो पृथ्वी के अनुसार दिशाएं तो फिक्स हो गई। अब अगर मैं कुंडली बनाता हूं, यहां बहुत ध्यान देने की बात है, इस कुंडली में कोष्ठक होते हैं 12। यह आधुनिक तरीके से, जिस प्रकार मैंने अभी कुंडली बनाई, यह आधुनिक तरीके से कुंडली बनाने का तरीका है, सरल वाला। पुराने समय में यह कुंडली बिल्कुल गोल बनाई जाती थी। आज भी आपको कुछ प्राचीन ग्रंथों में कुंडली गोल ही दिखाई देगी। कुछ प्राचीन अगर जन्म पत्रिकाएं मिल जाए उनमें भी गोल प्रकार की दिखाई देगी। सुविधा के लिए इसे बनाने में दिक्कतें ना हो इसलिए इसे चौकोर कर लिया गया है। हालांकि ज्योतिषियों के बुद्धि के अनुसार अभी भी ये गोल ही है, उनके
विचार में आकाश का यह चित्र है। तो आकाश के कुल 12 भाग कर लिए। अब ये 12 कोष्ठक हो गए। हर कोष्ठक का अपना प्रभाव होगा, अपना फल होगा। आकाश में 12 कोष्ठक है। हमें देखना होगा कि इसमें राशियां कौन सी पड़ती हैं। ये बड़ा आसान है। जन्म जब आपका हो रहा है तो पूर्व दिशा में जन्मकालिक समय में एग्जैक्ट पूर्व में जो राशि होगी वो इस समय जन्म की राशि होगी। इसे कैसे देखा जाए, इसके लिए पंचांग का उपयोग किया जा सकता है। आजकल ज्योतिष सॉफ्टवेयर द्वारा भी आप ये जान सकते हैं कि अभी आकाश में पूर्व दिशा में कौन सी राशि आ गई है। ये पूर्व की बिल्कुल एक बिंदु रेखा है जिस पर हम एग्जैक्ट पूर्व में राशि का अनुमान लगाते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो पहले भाव में कौन सी राशि आएगी, पूर्व। तो यहाँ पूर्व दिशा में जो राशि है वो यहाँ दिखाई देगी। अभी मान लेते हैं कि यहाँ मिथुन राशि है, 3 है। तो अगर यहाँ 3 है तो ये परिक्रमण पथ बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। अगर यहाँ 3 है, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से। तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, इस तरह से राशियों का स्थान फिक्स हो गया। ध्यान देना है, आकाश है, आकाश खाली है, उसमें राशियों का परिक्रमण हमें दिखाई दे रहा है। हम यहाँ स्थिरता की बात नहीं कर रहे, हमें राशियां घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। अंतरिक्ष को हमने स्थिर माना है, राशियां हमें घूमती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हम उसे घूमता हुआ मान रहे हैं। क्यों दिख रही है? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी के घूमने के कारण अंतरिक्ष का जो परिक्रमण है, हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, इसलिए हमें कुछ आधार तो मानने ही होंगे। राशियों का स्थिरता नहीं है, अब ये चल रही है। एक बात तो ये हो गई। अब यहाँ भाव कौन सा होगा? ये पहला कोष्ठक है अंतरिक्ष में। हमारी कुंडली का ये प्रथम भाव होता है, इसे हम कुंडली के आधार पर समझते हैं। जब हम कुंडली के 12 कोष्ठक बना देते हैं तो इसमें दिशाएं बहुत स्थिर होती हैं। इसमें सदैव इस दिशा में पूर्व होगा, ये उत्तर होगा, ये पश्चिम होगा, ये दक्षिण होगा। अब क्योंकि ये इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है दिशाएं, तो हम ये जो स्थान है, ये जो है ये प्रथम स्थान होता है। ये वाला जो है ये द्वितीय है। ये भी स्थिर है, ये द्वितीय है। ये तृतीय यानी कि तीसरा स्थान। ये होता है चतुर्थ स्थान। ये पंचम होगा। ये षष्ठ छठा स्थान होगा। ये सप्तम होगा, सातवां। ये होगा अष्टम स्थान। ये होगा नवम स्थान। ये दशम। ये होगा एकादश यानी कि 11वां स्थान। और ये होगा द्वादश यानी कि 12वां स्थान। ये बिल्कुल फिक्स होंगे, इनमें कोई रोटेशन नहीं। अब जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, उसके अनुसार कुंडली के इस आकार में अंतर हो सकता है, लेकिन कुंडली की जो मूल स्थितियां हैं उनमें अंतर नहीं होगा। यानी कि मूल रूप से कुंडली तो ऐसी ही बनेगी जैसे कि बंगाल में अलग तरह की कुंडली बनाई जा रही है, दक्षिण भारत में अलग तरह की कुंडली बनाई, उत्तर भारत में अलग तरह की कुंडली बना रही है। ये केवल व्यवहार रूप से अलग अलग हो रही है। मूल आत्मा सबकी एक ही है, देखने का तरीका सबका एक ही है, नियमावली सबकी एक जैसी है, तो उसमें कोई विशिष्ट अंतर नहीं है। अब ये प्रथम भाव होगा हमेशा, ये द्वितीय होगा, तृतीय होगा। जैसे कि अगर मैंने आकाश में राशियों को देख लिया कि पूर्व में प्रथम स्थान में तीसरी राशि पहुंच गई और सब राशियों को रख लिया, तो भी प्रथम स्थान प्रथम ही रहेगा, तीसरा नहीं हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान देना होगा, अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसका अर्थ यह है कि आपके प्रथम भाव में आकाश में जन्म के समय मिथुन राशि आ गई है। तो अब इस तरह से कुंडली को सीख सकते हैं पूरी तरह से। प्रथम राशि आ गई है, अब जब यहां प्रथम आएगी तो दूसरे भाव में करेक्ट पहुंच जाएगी। यहां मिथुन आ गई तो करेक्ट पहुंच गई द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, इस तरह से राशि। अब उसी समय आकाश में जो ग्रह हैं वो हमें किसी ना किसी राशि में दिखाई दे रहे हैं।
जो सूर्य का परिक्रमण पथ है उसी में आपको अधिकतर ग्रह परिक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। अब उनका जो परिक्रमण पथ है, उस परिक्रमण पथ में आपको वर्तमान में भौतिक रूप से वो ग्रह कहाँ दिखाई दे रहे हैं, उन ग्रहों को यथावत रख दिया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो मीन राशि में शनि चल रहा है, तो शनि कहां पहुंच गया है, यहां पर शनि यहां। अगर आप बृहस्पति को आज के समय में देखें तो बृहस्पति यहां है, यहां गुरु चल रहा है। ठीक, अन्य ग्रहों की भी हम कल्पना कर लेते हैं। मान लेते हैं देखने पर शुक्र यहां दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं कि सूर्य जो है इस समय, अभी सूर्य जो है इस समय में तुला राशि में है, ये वर्तमान में अभी तुला राशि में है सूर्य, जब इस वीडियो को बना रहे हैं तुला राशि में है। तो बुध इसके साथ होगा, एक राशि आगे एक राशि पीछे, बस इतना सा अंतर होता है। बुध यहां चल रहा है। अगर हम इसमें देखें कि राहु को, अभी हम कल्पना से चीजों को रख लेते हैं, सभी ग्रहों को मान लेते हैं कि चंद्रमा इस समय मिथुन राशि में है और यहां पर चंद्रमा है। ठीक, अब इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मंगल भी कहीं चल रहा होगा, मंगल होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से शुक्र को भी हम आसपास ही रख लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि शुक्र चल रहा है, यहां पर गुरु है, चंद्रमा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो यहां पर मान लेते हैं कि राहु चल रहा है, तो इसके विपरीत सामने केतु होगा। ये अनुमान से हमने रख लिया है। मैंने शनि और सूर्य की आपको मूल स्थिति, बृहस्पति, तीन ग्रहों की मूल स्थिति अभी की दिखाई है। अगर अब इसे देखें, अब आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ग्रह हमने यहां रख लिए। इन 9 ग्रहों में सबसे, अब सब ग्रहों के अपने अपने स्थान मिल गए हैं। ये कैसे हमें पता चलेगा? ये आकाश में देखने से भी आपको ज्ञात हो जाएगा। राहु और केतु को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की पुष्टि आप आकाश में कर सकते हैं। अभी कुछ लोग आपको जो थोड़े तीव्र बुद्धि के लोग हैं, व्यंग्यात्मक शैली के हैं, छिद्रान्वेषी हैं, कमियां ढूंढने की इच्छुक में रहते हैं, वो लोग आमतौर पर कहते हैं कि सूर्य तो ग्रह नहीं है। ग्रह है कौन? इसके उत्तर में हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ग्रह की परिभाषा में दो भिन्न आचार्यों के या आधुनिक वैज्ञानिक और प्राचीन व्यक्तियों के ग्रहों के परिभाषा में अंतर है। ऋषियों ने ग्रह उसे माना जिसका हम पर प्रभाव होता है, और जिनका हम पर प्रभाव बहुत थोड़ा होता है उन्हें उपग्रह की श्रेणी में रखा। बहुत सारे उपग्रह भी चर्चा की गई है। कुछ ऐसी वस्तुओं की चर्चा भी की गई है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे बाहरी जगत में, किंतु वो हैं, जैसे मांदी है, गुलिक है, इनकी भी चर्चा की गई है। कुछ अन्य ग्रहों की चर्चा की गई है जिन्हें उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वो ग्रह इतने प्रभावी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करें, पर बिल्कुल अप्रभावी भी नहीं है। तो उन्होंने इसको परिभाषा, आपने कहा जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और दूसरे किसी पिंड की परिक्रमा नहीं कर रहा है, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है उसकी परिक्रमा नहीं कर रहा है, तो वो ग्रह है। यहां वैज्ञानिक भी सही हैं, यहां प्राचीन आचार्य भी सही हैं, दोनों की परिभाषा में भेद है। तो हमें इसे विस्तारित बुद्धि के साथ देखना होगा, हमें इसे विशाल मन के साथ देखना होगा, तभी हमें चीजें समझ में आएंगी। अगर आप चीजों को केवल आलोचनात्मक तरीके से देखते हैं और केवल तार्किक बुद्धि ही रखते हैं, उसमें संभावनाएं नहीं है शोध की, समझ की, विस्तारित तरीके से चीजों को देखने की, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जल्दी ही कुपमंडुक हो जाता है, वो नई चीजों को सीख नहीं पाता। हमें वैज्ञानिकों की बातों पर भी बहुत ध्यान देना होगा, वो जो कह रहे हैं आधुनिक तरीके से खोज कर, और जो ऋषियों ने कहा
वह भी देखना होगा। हम उसमें से कोई चीज गलत है या सही है, इसका अनुमान परीक्षण द्वारा कर सकते हैं, इसका अनुमान बार बार प्रयोग द्वारा कर सकते हैं। केवल कह देने भर से कि ये गलत है, ये उचित मार्ग नहीं है। तो इस तरह से कुंडली का निर्माण हुआ। कुंडली को आप समझ गए होंगे। कुंडली अब क्या है? गोल आकाश है। उस आकाश के 12 भाग किए गए हैं। 12 भागों में 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों को अंतरिक्ष में देखा गया। इनमें जो जो ग्रह है उन ग्रहों को स्थापित कर दिया गया। इस तरह हमारी कुंडली का निर्माण हुआ। अब कुंडली किस समय की लेनी है? जन्म के समय की कुंडली द्वारा ही भविष्य कथन करते हैं। अगर हम जातक का किसी बच्चे के जन्म के आधार पर जन्म कुंडली द्वारा फल कर रहे हैं तो हमें कुंडली लेनी है जन्म की। इस जन्म की कुंडली में 3 आधार होते हैं बनाने के। एक होती है लग्न कुंडली। अब लग्न क्या होता है? लग्न मतलब जन्म के समय पूर्व में जो राशि स्थित है वो लग्न है। तो लग्न का निर्धारण तो राशि के पूर्वाभिमुख होने से, पूर्व की ओर होने से होगा। एक लग्न हो गया, इसको बोलते हैं, जो लग्न के आधार पर कुंडली बनी है उसे बोलते हैं लग्न कुंडली। अगर हम सूर्य को प्रथम मान लें, यहां पर साथ ले आए, सूर्य एक में आ जाएगा। सूर्य को अगर कुंडली आधार मान लें, हम कुंडली में सूर्य को प्रथम मानकर कुंडली बनाएं तो ये होगा सूर्य कुंडली। इसमें लग्न कहीं भी हो सकता है, लेकिन कुंडली का आधार होगा सूर्य, केंद्र में होगा, सूर्य प्रथम भाव में रहेगा हमेशा। ये सूर्य कुंडली होगी। अगर हम चंद्रमा को केंद्र में रखें और चंद्रमा के आधार पर कुंडली बनाएं तो उस कुंडली को हम कहते हैं चंद्र कुंडली। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इन 3 कुंडलियों के आधार पर भविष्य कथन का प्रयास किया जाता है। तीनों कुंडलियों को एक साथ देखना चाहिए। इसमें ऋषियों का मत है, सबसे प्रधान होती है सूर्य कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, फिर सूर्य कुंडली। इस तरह फल करना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा मत भी है कि लग्न, चंद्र और सूर्य कुंडली में से जो सर्वाधिक बली हो उसको आधार मानकर ही भविष्य कथन करना ज्यादा उपयुक्त होता है। तो उम्मीद है आपको इसकी बेसिक सी जानकारी मिल गई होगी। अगली वीडियो में हम इसी विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे और कुंडली को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ शुरुआती जानकारी अवश्य मिल गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।